हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फिर से नई वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग अभी पूरा डीएम प्लांट के प्रोसीजर एंड ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या वहाँ पर सिस्टम लगाए जाते हैं, उन सभी के बारे से आज हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। डीएम प्लांट के बारे से आज आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएम प्लांट ऑपरेशन एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस में जानने से पहले आपको डीएम प्लांट ऑपरेशन होता क्या। तो डीएम प्लांट जो है जनरली हम लोग, आप लोग को पता ही होगा, बॉयलर में जो हम लोग वाटर लेते हैं वो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। डीएम का मतलब होता है डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट होता है, जिसमें हम लोग उसकी जो हार्डनेस है, उसकी टर्बिडिटी है, सिलिका है ना, पीएच लेवल है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में रख करके हम लोग एक बॉयलर में सॉफ्ट वाटर को भेजते हैं। अब ये सॉफ्ट वाटर में जो कॉमन कंटामिनेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन कंटामिनेशन। तो कॉमन कंटामिनेशन में जनरली क्या क्या चीज आते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो ये होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सभी लोग क्या होते हैं, कॉमन कंटामिनेशन के अंतर्गत आते हैं, जो कि जनरली वाटर में पाए जाते हैं। और यही चीज मेन होता है, मेनली यही चीज को हम लोग ज्यादातर देखते हैं। और इसके साथ देखा जाए तो एक होता है सॉल्ट और ऑयल, ये भी कंटामिनेशन के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लोग को क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है। क्लियर है। और यही प्रोसेस ही पूरा डीएम प्लांट में किया जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वायरस हो गए, छोटे छोटे जो वायरस होते हैं, उन सभी को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटाने का काम करते हैं। तो डीएम प्लांट के ऑपरेशन में जनरली आपको एक चीज याद रखना है कि इनमें क्या क्या अशुद्धियां होती हैं। तो आपको अशुद्धियों को जानने के लिए, अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। क्लियर है। क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी कौन कौन से होते हैं, इसमें जनरली 3 प्रकार के इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। सबसे पहला कहलाता है सॉल्यूबल, और दूसरा कहलाता है, जैसे सॉल्यूबल गैसेस है ना, इसमें गैसेस को रखेंगे, गैसेस भाग को रखेंगे। दूसरा कहलाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड। और तीसरा कहलाता है, तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स, डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। तो इन 3 चीजों को आपको याद रखना है। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला कहलाता है सॉल्यूबल गैसेस, दूसरा सस्पेंडेड सॉलिड्स, और तीसरा कहलाता है डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। और यही 3 चीज ये पूरे बॉयलर को बर्बाद कर सकता है। और इसी 3 चीज को हम लोग को क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है या मिनिमाइज करना रहता है, जिससे हम लोग के बॉयलर को कम से कम हानि हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूबल गैसेस की अगर बात करेंगे, तो सॉल्यूबल गैसेस में क्या क्या आते हैं, जैसे कि अब इंप्यूरिटीज है, तो इंप्यूरिटीज की वजह से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग रिजल्टिंग। रिजल्टिंग क्या होगा, यदि सॉल्यूबल गैसेस होगा तो उसको देख लेंगे। साथ ही साथ में इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, गॉट रिड बाय। तो ये 3 चीजों को हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंप्योरिटीज कौन सा होगा, सॉल्यूबल गैसेस, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स होते हैं। तो जो सॉल्यूबल गैसेस होते हैं, ये सॉल्यूबल गैसेस कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है सल्फर, तीसरा कहलाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा कहलाता है O2। ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है ऑक्सीजन, ये कहलाते हैं सॉल्यूबल गैसेस। अब इन सॉल्यूबल गैसेस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, तो जनरली इस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कौन सा होगा, कोरोजन ऑफ बॉयलर ट्यूब्स,
ये जो गैसेस हैं इसकी वजह से कौन से आएंगे, तो कोरोजन होगा ऑफ गैसियस ट्यूब्स या बॉयलर ट्यूब्स। इसको हम लोग गैस ट्यूब नहीं बॉयलर ट्यूब लिखेंगे। तो क्या हो जाएंगे, कोरोजन होगा, किसके वजह से होगा, तो हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की वजह से होते हैं। अब इसको हम लोग को यदि रिमूव करना है ताकि ये कोरोजन क्रिएट ना करे बॉयलर के ट्यूब में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिएरेशन प्रोसेस एंड केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए याद रखना डिएरेशन प्रोसेस या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले सॉल्युबल गैसेस कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। इन सभी की वजह से बॉयलर के ट्यूब पर कोरोजन होता है। कोरोजन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिएरेशन प्रोसेस या फिर केमिकल ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स हम लोग किसको बोलेंगे, जो कि सेडिमेंट हो गया, जैसे कि टर्बिडिटी, मतलब कि सेडिमेंट मतलब पानी में कोई लकड़ी वकड़ी पत्थर वत्थर का जो पार्ट्स है वो क्या होता है, फ्लोट होते हैं ना, पत्थर तो नहीं, लकड़ी वकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, पॉलीथीन्स हो गए, ये सेडिमेंट्स हैं। साथ ही साथ में टर्बिडिटी मतलब पानी की जो पारदर्शिता है, टर्बिडिटी मतलब होता है पारदर्शिता, अगर वो कम हो जाएगा तो हमें गेज ग्लास में प्रॉपर लेवल नहीं दिखाएगा, है ना। और सेडिमेंट होने की वजह से बॉयलर के ट्यूब में कहीं पर भी वो चोक कर सकता है, तो इसको हटाया जाएगा। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंतर्गत याद रखना 2-3 चीज को आपको याद रखना है, जैसे कि एक होता है सेडिमेंट, सेडिमेंट्स, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सेडिमेंट्स के बाद में हम लोग दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी के बाद में एक तीसरा आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ये 3 चीजों को आपको याद रखना है। ये 3 चीजें क्या कहलाती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स कहलाते हैं। अब इन सस्पेंडेड सॉलिड्स के वजह से हमारे बॉयलर पर क्या इफेक्ट आएंगे, तो रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। इसके वजह से, इन तीनों की वजह से, सेडिमेंट, टर्बिडिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर। सेडिमेंट मतलब कि होते हैं लकड़ियों की अशुद्धियां जो ऊपर में फ्लोट होती रहती है। टर्बिडिटी मतलब पानी की जो गंदगी है उसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो कि बहाव की वजह से कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें आ जाते हैं, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक मैटर्स के अंतर्गत आएंगे। तो इसके वजह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, इसमें स्लज एंड स्केल कैरी ओवर होगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, स्लज बनेंगे, स्लज्ड एंड स्केल कैरी ओवर होता है। स्लज एंड स्केल कैरी ओवर होगा, किसकी वजह से होगा, तो सेडिमेंट एंड टर्बिडिटी की वजह से। इन दोनों को भी याद रखना। और जो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या होता है, कैरी ओवर भी होगा, फोमिंग भी होगा और कोरोजन भी होगा। तो इन तीनों चीज को याद रखना। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ज्यादातर याद रखना फोमिंग एंड कैरी ओवर, तथा एक चीज और मैं बोला, क्या बोला, फॉर्मिंग, कैरी ओवर एंड लास्ट क्या बोला, कोरोजन। इन तीनों चीज को आपको याद रखना। कोरोजन किसके वजह से होगा, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। तो ये 3 चीज हैं और ये सेडिमेंट, टर्बिडिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसको हम लोग को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा, तो एक आता है क्लियरिफिकेशन, दूसरा कहलाता है फिल्ट्रेशन एंड तीसरा केमिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। क्लियरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, यहां पर लिख देता हूं कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो क्लियरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसको हटाया जाता है। ठीक है, क्लियरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। अब जो आपका फॉर्मिंग हो गया, ये सारी चीज किसकी वजह से हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। तीसरा एक पार्टिकल्स कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स। डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं।
कोलाइडल सॉलिड्स जैसे कि ऑयल हो गए, ग्रीस हो गए, ये सारी चीज किसके अंतर्गत आएंगे? कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत आएंगे। हार्डनेस में जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कोलाइडल में आएंगे, कोलाइडल सॉलिड्स में आएंगे। उसके बाद में आपका सल्फेट्स, जो कि सल्फर बोलते हैं, सल्फेट्स हैं, वो एक्चुअल में सल्फेट्स हैं। जो सल्फेट हैं, सोडियम अल्कलाइनिटी होती है, इन सभी चीज क्या है? कोलाइडल, डिजॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस, अब इसके वजह से क्या होगा? फोमिंग एंड डिपोजिशन होता है। क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? तो वो होगा फोमिंग एंड डिपोजिशन। ठीक है, अगर डिजॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत अगर ऑयल या ग्रीस मिल जाए वाटर में, तो वो क्या क्या क्रिएट करेगा? वो फोमिंग एंड डिपोजिशन को क्रिएट करता है। इस चीज को आपको याद रखना। नेक्स्ट है, यदि उसमें हार्डनेस है जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो जो हार्डनेस रहेगा, मान के चलो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जो हार्डनेस है, इस हार्डनेस की वजह से ये क्या करेगा आपको? जो कि अंदर में बॉयलर ट्यूब्स में ब्रस्ट होने के जो चांसेस होते हैं, बॉयलर ट्यूब को ब्रस्ट कर देगा या फिर उसमें स्केलिंग क्रिएट करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग स्केलिंग एंड ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब या बॉयलर ट्यूब बोल सकते हैं। क्लियर है? ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हार्डनेस किसके अंतर्गत आएंगे? तो डिजॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट कहलाता है जो कि आपका सल्फेट होते हैं। जो सल्फेट होंगे डिजॉल्व सॉलिड्स में, ये सल्फेट क्या क्रिएट करेगा? तो हार्ड स्केल क्रिएट करेगा। क्या करेगा? हार्ड स्केल क्रिएट करता है। क्लियर? अब इसके बाद में, हार्ड स्केल के बाद में जो क्लोराइड्स होते हैं, ये तो मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट हो गए। अगर इसी के क्लोराइड अगर कहलाएंगे, तो जो क्लोराइड होता है, ये क्लोराइड्स जनरली हम लोग क्या करते हैं? क्लोराइड्स का उपयोग, क्लोराइड जब भी अगर इसमें मिलेगा तो वो क्या करेगा? प्राइमिंग एंड फोमिंग क्रिएट करता है। तो जो क्लोराइड होता है वो क्या करेगा? प्राइमिंग एंड फोमिंग क्रिएट करता है। इनको भी आपको याद रखना है। एक और होता है सिलिका। सिलिका जो होता है वो जनरली स्केल फॉर्मेशन करता है। सिलिका की अगर बात की जाए तो सिलिका हमेशा स्केल की फॉर्मेशन करता है। अब स्केलिंग करेगा तो ट्यूब तो बर्बाद हो गई, इसीलिए इन सभी चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डिजॉल्व कोलाइडल जो सॉलिड्स होंगे उसमें ऑयल और ग्रीस अगर मिले हैं तो जनरली क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्मिंग एंड डिपोजिशन फॉर्म करेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो हार्डनेस रहेगी वाटर में, वो क्या करेगा? स्केलिंग एंड ब्रस्ट ऑफ ट्यूब, मतलब कि ट्यूब के अंदर में स्केलिंग भी करेगा और उसे ब्रस्ट भी कर देगा। साथ ही साथ में जो सल्फेट होते हैं वो हार्ड स्केल को बनाने की क्रिया करते हैं। क्लोराइड जो होते हैं वो प्राइमिंग एंड फोमिंग को बढ़ावा देता है। सिलिका जो होता है वो जनरली स्केल की फॉर्मेशन करता है। अब जो डिजॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स हैं, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ज्यादातर? तो एक कहलाता है डी आयोनाइजेशन। क्या कहलाएगा? डी आयोनाइजेशन प्रोसेस। डी आयोनाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद में एक आता है फिल्ट्रेशन और एक होता है लाइमस्टोन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन एंड लाइमस्टोन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये सभी चीज समझ में आया क्या आप लोग को? कौन सा प्रोसेस के द्वारा इसको हटाया जाएगा? तो डीमिनरलाइजेशन या फिर डीआयोनाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड लाइमस्टोन प्रोसेस के द्वारा हम लोग डिजॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स को हम लोग वहां से रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन के लिए दो प्रोसेस, मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमारे पास में केवल दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं या दो प्रकार के ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो।
कौन कौन से ट्रीटमेंट है? तो सबसे पहला जो होता है ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। और दूसरा कहलाता है इंटरनल ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। तो जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज को देखना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है क्लियरिफिकेशन, दूसरा आता है आपका फिल्ट्रेशन, तीसरा आता है आयन एक्सचेंज और चौथा आता है मेम्ब्रेन सेपरेशन। तो एक्सटर्नल के अंतर्गत ये चार प्रोसेस को आपको याद रखने। कौन कौन से होगा? सबसे पहला आता है क्लियरिफिकेशन, दूसरा आता है कौन सा आएगा? फिल्ट्रेशन, और तीसरा आता है आपका आयन एक्सचेंज, और चौथा आता है मेम्ब्रेन सेपरेशन। मेम्ब्रेन सेपरेशन। तो ये चार प्रोसेस आते हैं एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन के अंतर्गत। क्लियर है? कौन कौन से आएंगे? क्लियरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज एंड मेम्ब्रेन सेपरेशन आते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज को हम लोग थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं क्योंकि आगे आपको ये काम आने वाला है। तो आयन एक्सचेंज होता क्या है? जनरली आयन एक्सचेंज इज अ रेजिन। जनरली यूज हम लोग किसका करते हैं? तो रेजिन का यूज करते हैं। अगर आयन एक्सचेंज में हम लोग रेजिन जो यूज करते हैं वो दो प्रकार के पाया जाता है। एक कहलाया जाता है एसिडिक और दूसरा कहलाता है बेसिक रेजिन। ठीक है, एसिडिक रेजिन एंड बेसिक रेजिन। जनरली इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? वाटर में जो आयंस प्रेजेंस है उसको हम लोग को रिमूव करने के लिए हम लोग जनरली एसिडिक एंड बेसिक रेजिन का उपयोग करते हैं। तो आयन एक्सचेंज में हम लोग जनरली किसका उपयोग करेंगे? तो रेजिन का उपयोग किया जाएगा। रेजिन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है एसिडिक रेजिन और दूसरा कहलाता है बेसिक रेजिन कहलाता है। और वाटर के जो आयन रहेंगे, वाटर में जो आयंस पार्टिकल्स होंगे उसको ये रिमूव करने का काम करता है। बट रेजिन जो है 100% किसी भी सॉल्ट्स को तो रिमूव कर सकता है, बट जो ऑर्गेनिक वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं उसको रिमूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आयन एक्सचेंज क्या करेगा? सॉल्ट को रिमूव करेगा, बट बैक्टीरिया जो होता है तो वो बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मीन्स बोलना चाहिए हम लोग को ऑर्गेनिक वायरस। ठीक है, ऑर्गेनिक वायरस, वो वायरस को जो है ये रिमूव नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मेम्ब्रेन सेपरेशन का उपयोग करेंगे। अब जो आयन एक्सचेंज प्लांट होता है वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड वाटर क्रिएट करता है और जस्ट रिमूव क्या करेगा? तो हैवी मेटल्स को रिमूव करेगा। तो आयन एक्सचेंज में एक पॉइंट याद रखना आप लोग, ये क्या करेगा? जस्ट सॉफ्ट एंड वाटर, मतलब कि वाटर को सॉफ्ट करेगा। दूसरा रिमूव क्या करेगा? तो रिमूव हार्ड, रिमूव हार्ड मेटल्स। एंड तीसरा क्या हो सकता है? प्रोड्यूस डीमिनरलाइजेशन वाटर। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो प्रोड्यूस्ड डीमिनरलाइजेशन वाटर। क्लियर है? आयन एक्सचेंज जो है सॉफ्ट वाटर बनाता है, साथ ही साथ में रिमूव करेगा हार्ड मेटल्स को, और इसके बाद में वो क्या करेगा? डीमिनरलाइजेशन वाटर या सेम सीक्वेंस, मतलब कि एक यूनिफॉर्म वाटर के फॉर्म को भेज रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग जो केटायन रेजिन होता है और एक होता है एनायन रेजिन। तो केटायन रेजिन जो जनरली होता है, केटायन इज एन आयन विथ अ पॉजिटिव चार्ज। ये केटायन रेजिन इज ए वन दैट एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आयंस।
ओके, मतलब कि पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है। तो जो कॉमन केट आयंस होते हैं वो जनरली इंक्लूड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है केट आयंस। केट आयंस मीन्स ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और जो एन आयन होंगे वो होंगे क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो केट आयंस और एन आयंस इन दोनों को याद रखना। जनरली जो केट आयंस के अंतर्गत आएंगे ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो कुछ कॉमन जो कॉमन कंटामिनेशन होता है, तो कॉमन कंटामिनेशन में अगर देखा जाए तो कॉमन में क्या क्या आते हैं, तो देखो Ca मतलब कि कैल्शियम प्लस प्लस रहेंगे, उसके बाद आएंगे मैग्नीशियम प्लस प्लस, मतलब कि ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। उसके बाद में आता है फेरस, Fe प्लस आयंस होंगी, एंड एक और आता है उसको भी याद रखना, हाइड्रोजन, ये भी क्या आते हैं, प्लस आयन के अंतर्गत आते हैं। तो जो केट आयंस होंगे वो जनरली किसको रिमूव करेगा, तो एक्सचेंज बिटवीन पॉजिटिव आयंस के साथ। अब जो एन आयन होंगे, एन आयंस, वो एन आयंस हमेशा नेगेटिव चार्ज होंगे, और इसके जो कॉमन इंक्लूड्स होंगे, जैसे कि इसको हम लोग लिखते हैं कॉमन इंक्लूड्स। तो ये कॉमन इंक्लूड्स के अंतर्गत अब जितने इसमें आएंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेंगे, जैसे कि Cl माइनस SO4 समझते हो ना, और ये -2 होता है। उसके बाद में आता है OH माइनस। इन सभी को आगे मैं अभी बताऊंगा अच्छे से क्या क्या हो रहा है इन सभी को, बस आपको देखना है कि जो एन आयन होंगे वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होंगे। ये सारे क्या है, रेजिन्स हैं, रेजिन्स, और एन आयन हमेशा नेगेटिव चार्ज, केट आयन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों को आप लोग देख लो। इसके बाद चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। अब डीमिनरलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है, इसी को ही बोलते हैं डीआयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, डीआयोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। डीमिनरलाइजेशन एंड डीआयोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो जनरली जो डीआयोनाइजेशन या डीमिनरलाइजेशन होता है वो होता क्या है, डीआयोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन क्या कहलाएगा, वाटर से हम लोग को किसको रिमूव करना है, मिनरल सॉल्ट्स को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो डीमिनरलाइजेशन या डीआयोनाइजेशन कहलाता है। रिमूव सॉल्ट्स, तो रिमूव क्या करेंगे हम लोग, सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स कौन सा, मिनरल सॉल्ट्स को, मिनरल सॉल्ट को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डीमिनरलाइजेशन या डीआयोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर जो रेजिन हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां से केमिकली कैसे रिएक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको देखना है। यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, तो अच्छे से देखिएगा। यहां पर क्या होता है, जो हम लोग रेजिन यूज करते हैं वो रेजिन जनरली होता क्या है, रेजिन इज ए कंपोज्ड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट polyelectrolyte that can be exchanged their mobile ions for ion of similar from the surrounding mediums। ठीक है, सराउंडिंग mediums means जो रेजिन होते हैं वो क्या करेंगे, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स के बनाए जाते हैं। रेजिन जनरली किसके बनाए जाएंगे, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स के बनाए जाते हैं। और ये जनरली जो है दो प्रकार से होते हैं, आपको पता ही होगा। एक कहलाता है पॉजिटिव जो कि केट आयन, और एक कहलाता है एन आयन रेजिन। जब केट आयन रेजिन और एन आयन रेजिन दोनों जब आपस में मिलते हैं, मींस जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, यहां पर आपको बताया था ये क्या कहलाता है, इसका हाइड्रोक्सिल, और एक होता है हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो जनरली हमारे पास दो चीज,
एक कहलाता है सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड में आप लोग देखे होंगे जो Na+ आयन होते हैं, और एक कहलाता है Cl सोडियम क्लोराइड, ये होता है माइनस में। अगर इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर दें या हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के साथ अगर मर्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जब भी हम लोग हाइड्रोजन के साथ अगर प्लस आयंस को अगर हम लोग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग Na+ आयंस रखें, H+ आयन रखें, Na+ आयन, H+ आयन, ऐसे कर करके अगर यहाँ पर रखें पॉजिटिव आयंस को एक साइड, तो दूसरे साइड में क्या आ जाएगा? Cl के साथ में यदि माइनस हाइड्रोक्सिल को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl माइनस OH माइनस, या माइनस OH भी लिख सकते हो, या Cl माइनस OH माइनस, Cl माइनस OH माइनस, ऐसे करके ये क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। अब जो केटायन एक्सचेंज होता है, केटायन जो रेजिन होगा वो क्या रिलीज करेगा? तो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। केटायन मतलब कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये अक्सर में क्या कहलाते हैं? केट आयन कहलाते हैं। और केट आयंस हमेशा क्या चीज को रिलीज करता है? तो पॉजिटिव आयंस को। तो पॉजिटिव आयंस में कौन सा आ जाएगा आपका? हाइड्रोजन, H+ आयन आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इसका हाइड्रोजन कहलाएगा। और ये हाइड्रोजन आपको कौन रिलीज कर रहा है? तो केटायन रेजिन। अब यहां पर देखो, एक है एनायन रेजिन, एनायंस रेजिन, और एनायन रेजिन्स हमेशा किसको रिलीज करेगा? तो नेगेटिव आयंस को। तो नेगेटिव आयंस में क्या रहेगा? OH। तो OH को यदि वो रिलीज करेगा, या OH को अगर वो रिलीज कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? इसका हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल बोला जाएगा। अब ये दोनों जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा बताओ? H+ OH माइनस, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो HOH मीन्स 2H और 1O, तो ये क्या हो जाता है? H2O बन जाते हैं। ठीक है, और यही कहलाता है आपका वाटर। और यही प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया कैसे हो रहा है? जो रेजिन्स होते हैं केट आयंस और एन आयंस, दो रेजिन्स होंगे, एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जब सोडियम और क्लोराइड के साथ जब दोनों को मिश्रण किया जाता है तो केट आयंस जो है पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो एन आयंस होते हैं वो क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज करेगा, तो OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिल करके H2O का निर्माण करते हैं, और यही H2O क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है। और यहीं से ही आपका DM प्लांट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया एक बेसिक चीज। जो H है वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन। H+ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सिल कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्या है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डीमिनरलाइजेशन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रीम मतलब क्या होता है? फ्लो डायग्राम। ये फ्लो डायग्राम आपको क्या क्या चीज को देखना है उसको मैं आपको बताते जाता हूँ, और एक छोटा सा बताते चलेंगे कि क्या क्या चीज होता है। तो डीमिनरलाइजेशन स्ट्रीम में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फीड वाटर है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रोसेस के अंतर्गत वो क्रॉस होता है, और वहां पर क्या क्या चीज को हमें ध्यान में रख करके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है DMF। DMF का मतलब होता है डुअल मीडिया फिल्टर। उसके बाद आता है आपका ACF। ACF क्या कहलाता है? एक्टिव कार्बन फिल्टर। उसके बाद आता है सैक। सैक मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन, केटायन जैसे कि बताया मैंने। उसके बाद आता है डिगैसर। डिगैसर में हम लोग जितने भी गैसेस है उसको रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद में आता है SBA। SBA क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस्ड एन आयन कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस्ड एन आयन कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेड एन आयन कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका MB मिक्स बेड कहलाता है। उसके बाद आता है आपका
यूएफ फिल्टर, यूएफ मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगा, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में आता है डीएम टैंक स्टोरेज टैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएम स्टोरेज टैंक। तो इतने सारे चीज को हम लोग को देखना है, तो एक एक करके देखते चलते हैं कि इसका क्या क्या चीज होता है। तो इसका पहले प्रोसेस लिख लेते हैं हम लोग। प्रोसेस के अंतर्गत जो स्ट्रीमिंग होगा वो कौन कौन से प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे। तो सबसे पहले आता है डीएमएफ। डीएमएफ का फुल फॉर्म होता है डुअल मीडिया फिल्टर। दूसरा होता है एसीएफ। एसीएफ का मतलब होता है एक्टिव कार्बन फिल्टर। तीसरा होता है सैक। सैक मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड केट आयन के नाम से जाना जाता है। चौथा होता है डीगैसर। तो डीगैसर्स, इसके बाद यहां से हम लोग ऑक्सीजन वगैरह जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जो भी और उसमें गैसेस होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे। उसके बाद आता है एसबीए। एसबीए मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेड एन आयन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग बेड केट आयन या स्ट्रॉन्ग बेस केट आयन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में आता है एमबी टैंक। एमबी मतलब की कहलाता है मिक्स बेड, और मिक्स बेड के बाद हम लोग इसको कहाँ भेजते हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, यूएफ फिल्टर में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। फिर इसके बाद इसको हम लोग भेजते हैं डीएम स्टोरेज टैंक पर। क्लियर है, कहाँ भेजेंगे, डीएम स्टोरेज टैंक पर हम लोग भेज देते हैं। डीएम स्टोरेज टैंक। ये प्रोसेस समझ में आया क्या? ये कहलाता है स्ट्रीमिंग। अब इसी स्ट्रीमिंग के सहारे से मैं आपको एक एक चीज को बताते चलूंगा कि क्या क्या चीज होता है, कहां पर हम लोग क्या क्या चीज को मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोसेस के बाद में ऑपरेशन। सबसे पहले देखते हैं डीएमएफ का। डीएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, डुअल मीडिया फिल्टर। मीडिया फिल्टर कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डुअल मीडिया फिल्टर है, ये जो डुअल मीडिया फिल्टर है, हम लोग जनरली इस पर क्या चीज को रिमूव करते हैं, तो याद रखना जनरली इस पर टर्बिडिटी को रिमूव किया जाता है। टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी कितना तक इसको रखा जाएगा, तो जनरली इसको हम लोग 5 NTU नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट के नाम से जाता है। तो ये 5 NTU। NTU का मतलब क्या होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट, यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो डुअल मीडिया फिल्टर होता है, ये डुअल मीडिया फिल्टर में होता क्या है, तो देखो यहां पर एक रहेगा टैंक। इस टैंक में जनरली यहां पर कोयले भर देते हैं, कोयले के बाद में सेंड रहता है, फिर बारीक सेंड रहेंगे, ऐसे करके ग्रेवल्स होंगे और बारीक सेंड होते हैं। मतलब कि सबसे ऊपर में जो रहता है एंथ्रासाइट कोल होता है, एंथ्रासाइट कोल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में ग्रेवल होते हैं, फिर सेंड होते हैं, फाइन सेंड होते हैं। ये सब चीज को याद रखना आपको। ठीक है, जनरली हम लोग डुअल मीडिया फिल्टर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि टर्बिडिटी को हमें कम करना होता है। लेस देन कितना, तो 0.5। ठीक है, ग्रेटर देन 0.5 NTU। NTU मतलब कि नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर जो टर्बिडिटी है इसको मैं लिख देता हूं, क्या होना चाहिए, 5.0 NTU होता है। बाकी सबको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट को भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा आता है ACF। ACF का मतलब होता है एक्टिव कार्बन फिल्टर।
एक्टिव कार्बन फिल्टर के नाम से जाना जाता है। अब ये एक्टिव कार्बन फिल्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, जितने भी रेसिड्यूल क्लोरीन्स हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। तो क्लोरीन की जो डोजिंग की जाती है, हम लोग जो स्टोरेज टैंक रखे रहते हैं पहले, जहाँ पर बड़े बड़े पॉट बनाए जाते हैं या डैम बनाए जाते हैं, उसमें क्लोरीन डोजिंग किया जाता है। तो वो क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, तो एक्टिव कार्बन फिल्टर का यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, रिमूव रेसिडुअल क्लोरीन क्यों करेंगे, ताकि हम लोग फीड वाटर से जितने भी, इन फीड वाटर लिख लो इसको, इन फीड वाटर, ठीक है, रिमूव रेसिडुअल क्लोरीन इन फीड वाटर टू सेपरेट या प्रोटेक्ट आयन एक्सचेंजर, या फिर उसके आयन एक्सचेंजर को अगले स्टेज में जाने से पहले उसको क्या कर दे, वो प्रोटेक्ट कर दे। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक्टिव कार्बन फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सैक। सैक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड केट आयन के नाम से जाना जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड केट आयन जो होगा वो जनरली क्या होंगे, इस पर जनरली जो है केट आयंस जो होंगे, वो केट आयंस मीन्स आपको पहले ही बताया मैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो केट आयंस में जैसे कि आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, या और एक चीज क्या बताया था आप लोग को मैं, सोडियम या फेरस या पोटेशियम। सोडियम भी लिख सकते हो या पोटेशियम भी लिख सकते हो। ये सभी चीज क्या है, केट आयंस के प्रोडक्ट हैं। अब इनको हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, इन सभी को रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड केट आयन का यूज किया जाता है, ताकि ये पॉजिटिव आयंस को रिमूव कर सकें। अब इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, जनरली जो वाटर एंड जनरेट्स हैं या फिर वाटर जो बन रहे हैं वो क्या होता है, इक्वल मिनरल्स एसिडिक होता है। ठीक है, मतलब कि जो ये वाटर होंगे वो सारे चीज क्या हो जाएंगे, इक्वल मिनरल्स हो जाएंगे। मींस मिनरल्स जो है हर एक वाटर पार्टिकल्स में सेम हो जाएगा। तो सेक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जनरली पॉजिटिव आयंस को यहां से रिमूव करते हैं। जो सेक का आउटलेट होता है वो जनरली क्या होते हैं, जो टोटल कंटामिनेशन होता है या केट आयंस, जो टोटल केट आयंस होते हैं वो मिलीग्राम पर लीटर, मतलब इसका जो आउटलेट होगा वो क्या होगा, आउटलेट्स में याद रखना, इससे जो भी पानी बाहर जाएगा उसका आउटलेट्स क्या होगा, तो टोटल केट आयंस जो होंगे वो किस में मापा जाएगा, तो मिलीग्राम पर लीटर में। क्लियर है। और एज मीन्स जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है लेस देन 1.0। अब जो इसकी हार्डनेस होगी, यहाँ से जो निकलने वाले पानी की हार्डनेस जो होती है वो हमेशा क्या होता है, तो नील रहता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो सेक का आउटलेट टोटल जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो लेस देन 1 होता है, हार्डनेस जो है पूरा नील रखा जाता है। अब इसके बाद आते हैं डीगैसर। तो डीगैसर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो डीगैसर का उपयोग O2 और CO2 या फिर सल्फर को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग जनरली डीगैसर का उपयोग करते हैं। और डीगैसर के बाद में आता है आपका SBA। तो चलिए SBA को देख लेते हैं, ये क्या चीज है। SBA जो होता है ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस एन आयन के नाम से जाना जाता है, एन आयन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एन आयन के नाम से जाना जाता है। और इस पर हम लोग जनरली क्या चीज को कम करते हैं, तो जो वाटर में, वाटर पार्टिकल्स में जितने भी TDS लेवल होता है, TDS मीन्स होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, TDS मीन्स होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो है ये क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस एन आयन जो है लेस देन 0. यहां से 0 नहीं होगा, यहां से कितना रहता है, 2 ppm होता है। तो याद रखना
जो एसबीए से जो पानी निकलेगा उसमें डिजॉल्व जो सॉलिड्स होंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब टीडीएस का जो लेवल रहेगा वो कितना होता है, लेस देन 2 ppm होता है। अब 2 ppm है मींस ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, मतलब कि प्रत्येक मिलियन में, 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख पार्टिकल्स में केवल 2 पार्टिकल्स क्या रहेंगे, इसके टीडीएस के रहेंगे। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं टीडीएस। साथ ही साथ में इसके साथ इसका जो कंडक्टिविटी है वो कम कर देता है। तो पानी की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी यहां पर हम लोग कितना, एसबीए से जब निकलता है तो वो कितना रहता है, तो 10 सीमेंस, 10 सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। इसको आपको याद रखना है, 10 सीमेंस पर सेंटीमीटर इसका क्या रहेगा, कंडक्टिविटी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एसबीए के बाद में आता है एमबी टैंक। एमबी को बोलते हैं हम लोग मिक्स बेड, और मिक्स बेड मींस ये होता है केट आयन एंड एन आयन का मिश्रण। अब जो रेसिडुअल बचे हुए हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो केट आयन और एन आयन दोनों रेजिन्स का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और यहां पर नेगेटिव आयंस भी होते हैं, इसलिए जो रेसिडुअल क्या रहेंगे, हार्डनेस, वो यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है, रेसिडुअल जो हार्डनेस जितने भी बचे होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सभी का रेसिडुअल हार्डनेस। साथ ही रीजनरेशन में हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, एमबी टैंक के रीजनरेशन में 100% पूरा 100% क्या होना चाहिए, वो H2SO4 होता है। अब ये H2SO4 क्या है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एमबी टैंक के आउटलेट के बाद में वो पानी फिर कहां चला जाएगा, तो यूएफ मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चला जाता है। अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा यूएफ, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जितने भी बचे हुए कोलाइडल सिलिका, कोलाइडल सिलिका मींस क्या होता है कि जो जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं वो वायरस पार्टिकल्स इन सभी प्रोसेस के द्वारा नहीं रिमूव किए जा सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसके द्वारा हम लोग मेम्ब्रेन सेपरेशन के द्वारा हम लोग इसको बाहर करते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना मेम्ब्रेन सेपरेशन। क्या रहता है यहां पर, मेम्ब्रेन सेपरेशन किया जाता है, और ये बहुत ही बारीक छेद होता है जिसके द्वारा इसको गुजारा जाता है, तो वहां से कोलाइडल जो वायरस होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो सिलिका वगैरह है वो सारे रिमूव होने के बाद में वो कहां चला जाता है, तो डीएम स्टोरेज टैंक में चला जाता है। ठीक है, बट इसका जो आउटलेट होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो आउटलेट होगा वो क्या होगा, चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो आउटलेट होगा वो जनरली पीएच इसका कितना होगा, तो पीएच होता है इसका 6.8 से लेकर के 7.2 होता है। ठीक है, पीएच कितना रहेगा, 6.8 से 7.2। कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कंडक्टिविटी इस पर कितना रहेंगे, 0.2 होता है, और ये रहेगा माइक्रोसीमेंस में, माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, उसके बाद में रहता है रिएक्टिव सिलिका। रिएक्टिव सिलिका जो रखा जाता है ये कितना रहता है, तो 0.02 ppm में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव सिलिका को ppm ना लेकर के इसको क्या ले जाता है, मिलीग्राम पर लीटर पर लिया जाता है। अब इसके बाद में आता है आयरन। तो आयरन की जो मात्रा होगी इस पर कितनी होगी, 0.01 रखा जाएगा। उसके बाद में आता है आपके हार्डनेस। हार्डनेस एंड टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। टर्बिडिटी भी क्या होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। अब यहां पर जो कोलाइडल सिलिका की बात की जा रही थी, जो वाटर में सिलिका होगा कंटेंट, वो कोलाइडल सिलिका कितना होना चाहिए, तो कोलाइडल सिलिका जो होता है वो लेस देन 1% होता है। क्लियर है, और यही आपका फाइनल आउटपुट है
जो कि आपके डीएम स्टोरेज टैंक पे जा करके स्टोर होगा। फिर यहाँ से हम लोग पानी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र पंप के थ्रू हम लोग बॉयलर तक लेके आते हैं, या फीड पंप के थ्रू, है ना। इसके आगे का प्रोसीजर तो मैंने बता दिया था वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डीएम प्लांट का प्रोसीजर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इसके पीछे हमने बहुत मेहनत की है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, हम एक बार फिर से उसको बनाने की कोशिश करेंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।